So, good morning, dear students. As you know, we have started chapter 3rd, an empire across three continents. In this chapter, as we have discussed, we are going to study the Roman Empire. Roman Empire में देखिए हमने टॉपिक लिया था द अर्ली एम्पायर, उसमें हमने डिवाइड देखा था द रोमन एम्पायर कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इन टू फेजेस, अर्ली एंड लेट डिवाइडेड बाय द 3rd सेंचुरी एज अ सॉर्ट ऑफ हिस्टोरिकल वाटरशेड. जो 3rd सेंचुरी है, इससे पहले का पीरियड जो है वो अर्ली रोमन एम्पायर में काउंट होता है, बाद का पीरियड जो है वो लेट रोमन एम्पायर में हम देखते हैं. उसके बाद में हमने देखा था जो दो मेजर सुपर पावर थी इन दिस पीरियड, वो थी रोमन एम्पायर और ईरानियन एम्पायर. रोमन एम्पायर और ईरानियन एम्पायर के बीच में अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो रोमन एम्पायर जो है यहाँ पे एक डाइवर्स पॉपुलेशन जो है वो हमें देखने को मिलती है. ईरानियन जो कल्चर है या ईरानियन जो एम्पायर है उसके अंदर मेनली ईरानियन पॉपुलेशन जो है वो रहती है. लैंग्वेजेस की बात करें तो रोमन एम्पायर में ग्रीक और लैटिन जो है मेजर लैंग्वेजेस थी. जो ईस्टर्न एम्पायर है उस तरफ रहने वाले लोग ईस्टर्न एम्पायर के अपर क्लास के लोग जो है ग्रीक लैंग्वेज यूज करते थे, वहीं वेस्टर्न साइड के लैटिन लैंग्वेज जो है उसे यूज करते थे. उसके बाद में हम बात करें द थ्री मेन पॉलिटिकल पावर और द थ्री मेन पॉलिटिकल प्लेयर और द थ्री मेन पिलर्स ऑफ रोमन एम्पायर. यानी रोमन एम्पायर के अंदर थ्री मेन पॉलिटिकल पावर्स प्लेयर्स कुछ भी कहिए वो कौन है. तो उसमें हमने देखा था फर्स्ट वन वॉज द एम्परर. पहला जो है वो कौन सा है, देखिए द फर्स्ट एम्परर, पहला जो पॉलिटिकल पिलर है वो है एम्परर. सेकंड होता है हमारा द सीनेट. एम्परर जो है इसको लीडिंग सिटीजन या प्रिंसिपेट भी कहा जाता था. द सीनेट जो है इसके अंदर वैली जो लोग हैं रोमन एम्पायर के वो शामिल थे या फिर इटालियन डिसेंडेंट के लोग शामिल थे. जो थर्ड जो सबसे मेजर पावर था वो थर्ड मेजर पावर थी हमारी द आर्मी. थर्ड था देखिए द आर्मी. आर्मी जो है ये थर्ड मेन पॉलिटिकल प्लेयर था. इसके अंदर देखिए जो रोमन आर्मी है वो एक प्रोफेशनल आर्मी थी जिसके अंदर सोल्जर्स जो हैं उनको 25 ईयर्स जो है वो मिनिमम सर्विस अपनी कंप्लीट करनी होती थी. डिस्टिंक्टिव फीचर था. आर्मी जो है ये सिंगल लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज बॉडी थी. 14th सेंचुरी जो रोमन आर्मी है उसके अंदर 6 लाख के आसपास सोल्जर्स शामिल थे. फर्दरमोर वी विल डिस्कस दैट एक्सटर्नल वारफेयर जो है. हम अगर बात करें रोमन एम्पायर की तो रोमन एम्पायर जो है ये 750 BC में एक छोटे से गांव के रूप में शुरुआत होती है. एक ग्रुप ऑफ विलेजेस के रूप में इसकी शुरुआत होती है टाइबर रिवर के किनारे रोम जो है इटली में वहाँ पे. उसके बाद में धीरे धीरे ड्यू टू मैनी मिलिट्री एक्सपीडिशन, कई सारे मिलिट्री एक्सपीडिशन की मदद से लड़ाइयों की वजह से ये जो है राइजर होते हुए एक एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट बनता है. इस पूरे पीरियड में ये जो कॉन्स्टेंट वॉरफेयर वाली सिचुएशन होती है इस पे जाके एंड लगता है 1st सेंचुरी और 2nd सेंचुरी में. जो 1st और 2nd सेंचुरी है इसके अंदर अगर हम देखें तो काफ़ी पीसफुल टाइम था. कहीं कोई वॉर या एक्सटर्नल वॉरफेयर वाली सिचुएशन नहीं थी. इसलिए इसको जो है हम पीस का फेज कहते हैं. ये फेज किसके पीरियड में शुरू हुआ था, ऑगस्टस के फेज में शुरू हुआ था. इसलिए इसको ऑगस्टन एज या ऑगस्टस पीस या पैक्स रोमाना और पैक्स ऑगस्टस भी हम कहते हैं. आगे बात करें देखिए इसी के अंदर हम मच मोर कैरेक्टरिस्टिक्स वॉज द ग्रेजुअल एक्सटेंशन ऑफ रोमन डायरेक्ट रूल. दूसरा जो देखिए मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स था एक इस अर्ली एम्पायर का वो ये था कि जो रोमन एम्पायर है या जो रोमन रूल है उसका ग्रेजुअल एक्सटेंशन धीरे धीरे बढ़ना. दिस वॉज अकम्प्लिश्ड बाय एब्जॉर्बिंग अ होल सीरीज ऑफ डिपेंडेंट किंगडम्स इनटू रोमन प्रोविंशियल टेरिटरी. कैसे देखिए रोमन जो एम्पायर है, रोमन जो रूल है उसको कैसे एक्सटेंड किया गया. तो जितने भी डिपेंडेंट किंगडम्स थे रोमन प्रोविंशियल टेरिटरी में उनको जो है शामिल कर दिया गया, उनको एब्जॉर्ब कर लिया गया. द नियर ईस्ट वॉज फुल ऑफ सच किंगडम. जो ईस्ट है उसके अंदर ऐसे बहुत सारे किंगडम थे जिनको कि रोमन एम्पायर में शामिल कर लिया गया. बट बाय द अर्ली 2nd सेंचुरी दोज विच ले वेस्ट ऑफ द यूरोप यूफ्रेट हैड डिसअपीयर्ड स्वेलोड अप बाय रोम. कई सारे जो किंगडम जो यूफ्रेट के वेस्ट में थे यानी रोमन टेरिटरीज के अंदर शामिल थे वो सारे के सारे किसमें शामिल हो गए, हमारे रोमन एम्पायर में शामिल हो गए. फॉर एग्जाम्पल हेरोड्स किंगडम yielded the equivalent of 5.4 million denarii per year, equal to over 1,25,000 kg of gold. The denarius was a silver Roman silver coin containing about 4.5 grams of pure silver. देखिए क्या चीज़, ये जो एम्पायर जिनको कि एब्जॉर्ब किया गया है, जिनको रोमन एम्पायर में शामिल किया गया, इनमें से ही एक एग्जाम्पल जो है वो एक ऐसे वेल्दी किंगडम का है जिसका नाम था हेरोड्स किंगडम, जिसका जो प्रोडक्शन है वो कितना था 5.4 मिलियन देनारी. देनारी जो है या डेनेरियस जिसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, ये देनारी या डेनेरियस जो वर्ड है ये रोमन सिल्वर कॉइन के लिए यूज़ होता है. तो 5.4 मिलियन रोमन सिल्वर कॉइन जो है उसकी पर ईयर की इनकम थी उस किंगडम की, उसकी पर ईयर का प्रोडक्शन था.
उसको जो है रोमन एम्पायर ने अपने अंदर मिला लिया। इनफैक्ट एक्सेप्ट फॉर इटली विच वॉज नॉट कंसिडर्ड अ प्रोविंस इन दिस सेंचुरीज, ऑल द टेरिटरीज ऑफ द एम्पायर वर ऑर्गेनाइज इनटू प्रोविंसेस एंड सब्जेक्ट टू टैक्सेस। देखिए इटली जो कि कैपिटल सिटी भी कह सकते हैं हम इसको, या कभी उसको एक स्टेट या प्रोविंस के रूप में कंसिडर नहीं किया जाता था, क्योंकि रोम जो है उसकी कैपिटल वहाँ पे थी रोमन एम्पायर की। इटली को छोड़ के बाकी जितनी भी टेरिटरीज शामिल थी रोमन एम्पायर में, चाहे वो एशिया में हो, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे वो यूरोप में हो, ये सब जो है प्रोविंसेस के अंदर डिवाइड थे। प्रोविंसेस मीन्स स्टेट में डिवाइड थे। ऑल्सो सब्जेक्ट टू टैक्सेशन थे, इन सबसे जो है टैक्स जो है वो लिया जाता था। एट इट्स पीक इन द सेकेंड सेंचुरी द रोमन एम्पायर स्ट्रेच फ्रॉम स्कॉटलैंड टू द बॉर्डर्स ऑफ आर्मीनिया। देखिए अपनी जो पीक का जो पीरियड था इसका रोमन एम्पायर का, उसके अंदर रोमन एम्पायर जो है ये स्कॉटलैंड यानी ब्रिटेन के पास में स्कॉटलैंड है, वहाँ से लेके आर्मेनिया जो कि कहाँ पे है एशिया कॉन्टिनेंट में, वहाँ तक स्ट्रेच था। और सहारा से लेके यूफ्रेट रिवर तक यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे, गिवन दैट देयर वाज नो गवर्नमेंट इन द मॉडर्न सेंस टू हेल्प दैट टू रन थिंग्स, जो है एम्पायर वो एक बहुत बड़े लेवल पे टैक्स जो है वो कलेक्ट करते थे। द ग्रेट अर्बन सेंटर दैट लाइन द शोर ऑफ द मेडिटेरियन, द ग्रेट अर्बन सेंटर्स दैट लाइन द शोर्स ऑफ द मेडिटेरियन, जो मेन सेंटर्स हम बात करें अर्बन सेंटर्स की, द मेजर अर्बन सेंटर्स आर कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया एंड एंटीओच। ये मेडिटेरियन शोर पे थे और किस साइड में थे, अफ्रीकन कोस्ट पे। जो अफ्रीकन मेडिटेरियन कोस्ट है उस पे लोकेटेड थी ये तीनों सिटीज, कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया एंड एंटीओच वर द ट्रू बेडरॉक ऑफ द इंपीरियल सिस्टम। ये जो है ट्रू बेडरॉक, बेडरॉक का मीन्स जो फाउंडेशन रॉक है वो थी इंपीरियल सिस्टम की। इट वॉज थ्रू द सिटीज दैट गवर्नमेंट वॉज एबल टू टैक्स द प्रोविंशियल कंट्री साइड विच जनरेटेड मच ऑफ द वेल्थ ऑफ द एम्पायर। ये जो सिटीज़ थी जैसे कार्थेज है, अलेक्जेंड्रिया है, एंटीओच, इन सिटीज़ की ही मदद से जो गवर्नमेंट है वो प्रोविंशियल कंट्री साइड से जो है टैक्स कलेक्ट करने में जो है कामयाब थी, एबल थी। क्यों थी? क्योंकि इनके अंदर इन सिटीज़ के थ्रू ही वो अपने ऑफिसर्स जो है उनको डिप्लॉय करती थी। यहाँ पे जो अपर क्लासेस थी, जो वेल्दी लोग थे एम्पायर के, वो खुद हेल्प करते थे इंपीरियल सिस्टम की टैक्स कलेक्शन में। What this means is that the local upper classes actively collaborate with the Roman state in estimating their own territories and raising taxes from them। देखिए क्या मतलब है इसका कि जो जनरेट है वेल्थ जनरेट करने के लिए जो कंट्री साइड है उसके लिए ये सिटीज़ जो हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। क्योंकि जो लोकल अपर क्लासेस थी, इन प्रोविंसेस में रहने वाली जो लोकल अपर क्लासेस थी वो खुद कोलाबरेट करती थी रोमन किंग्स के साथ में, खुद रोमन किंग्स के साथ में जो है क्लोजर करती थी डेट्स को कि वो टैक्सेस जो है वो कलेक्ट करेंगे अपनी टेरिटरी से, किसके लिए, फॉर रोमन एम्पायर। इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ रोमन पॉलिटिकल हिस्ट्री इज द ड्रामेटिक शिफ्ट इन पावर बिटवीन इटली एंड द प्रोविंस। जो पावर है उसका जो शिफ्ट होता है इटली से लेके प्रोविंसेस के अंदर, ये जो पावर है वो प्रोविंसेस के हाथों में जाना शुरू हो जाती है। पहले इटली का मेन जो कैपिटल है रोम, वहाँ पे पावर थी किंग्स के हाथ में। लेकिन जब टैक्स कलेक्शन का वर्क प्रोविंसेस के द्वारा किया जाने लगा, अपर क्लासेस जो कि मोस्ट सप्लाई ऑफ कैडर जो है वो प्रोविंसेस को या आर्मी को कमांड करने के लिए जो है प्रोवाइड करवाने लगे, तो पावर जो है वो कहाँ शिफ्ट होने लगा, इन प्रोविंशियल अपर क्लासेस के हाथों में। ये होता है पावर शिफ्ट। दे केम टू फॉर्म अ न्यू एलिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड मिलिट्री कमांडर्स हु बिकेम मच मोर पावरफुल दैन द सीनेटोरियल क्लास बिकॉज दे हैड द बैकिंग ऑफ द एम्परर। ये जो अपर क्लासेस थी जो टैक्स कलेक्ट करने का काम करती थी, ये एक नए एलिट के रूप में आए एडमिनिस्ट्रेटर्स और मिलिट्री कमांडर्स के अंदर। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे सेनेटोरियल क्लास से, क्योंकि इनको जो किंग है उसका सपोर्ट है, क्योंकि किंग जो है उसके लिए ये टैक्स जो है कलेक्ट करने का काम करते थे। अंटिल दिस न्यू ग्रुप इमर्ज द एम्परर गैलेनियस कंसोलिडेटेड देयर राइज टू पावर बाय एक्सक्लूडिंग सीनेटर्स फ्रॉम मिलिट्री कमांड। जो किंग गैलेनियस है वो इसको कंसोलिडेट करता है, एम्पायर को फिर से एक साथ जोड़ता है, एक्सक्लूडिंग जो सीनेटर्स हैं उनको। वी आर टोल्ड दैट गैलेनियस फॉरबिड सीनेटर्स फ्रॉम सर्विंग इन द आर्मी और हैविंग एक्सेस टू इट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कंट्रोल ऑफ द एम्पायर फ्रॉम फॉलिंग टू देयर। देखिए गैलेनियस क्या करता है, गैलेनियस जो है जो सीनेटर्स है उनको आर्मी में शामिल ही नहीं होता है या उनके लिए फॉरबिड, उनके लिए रास्ते बंद कर देता है आर्मी में शामिल होने के लिए। रीज़न क्योंकि सीनेटर्स जो है ये काफ़ी पावरफुल थे। दूसरी तरफ जो है एक नया एलिट क्लास जो है वो पावरफुल था और इस एलिट क्लास को सपोर्ट करना था किंग को, इसके लिए वो सीनेटर्स जो है उनको आर्मी में जाने से रोक देता है। To sum up, in the late 1st, 2nd and early 3rd centuries, the army and administrators were increasingly drawn from the provinces। अगर हम सीधे शब्दों में बात करें तो 1st, 2nd और 3rd सेंचुरी है, इसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो आर्मी है उसके अंदर जो लोग थे वो अधिकतर कहाँ से थे, प्रोविंसेस से थे।
एज सिटीजनशिप स्प्रेड टू दोस रीजन एंड वॉज नो लॉन्गर कन्फाइंड टू इट, क्योंकि सिटीजनशिप जो है वो इन सारे रीजन के लोगों को जो है रोमन एम्पायर का माना जाने लगा। बट इंडिविजुअल्स ऑफ इटालियन ऑरिजिन कंटिन्यूड टू डोमिनेट द सीनेट एट लीस्ट इन द थर्ड सेंचुरी तक। जो इटालियन ऑरिजिन के लोग थे वो सीनेट जो है उसको जरूर डोमिनेट कर रहे थे, सीनेट जो है उसको डोमिनेट कर रहे थे। These trends reflected the general decline of Italy within the empire, both political and economic, and the rise of new elite in the south of Eastern Africa and the East. ये जो ट्रेंड थे, यानी एक नए वेल्दी क्लास का बनना, सीनेटर्स जो है उनको आर्मी में जाने से फॉरवर्ड करना, इसकी वजह से नए जो है पॉलिटिकल और सोशल जो है यहाँ पे टर्म्स बनना शुरू होते हैं। नए जो है एलिट वेलियर जो होते हैं वो अर्बनाइज जो है पार्ट है साउथ के मेडिटेरियन में, वहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं। A city in the Roman sense was an urban center with its own magistrate। देखिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि क्या सिटी का मतलब क्या होता है, यानी किसी प्लेस के लिए जैसे हमने यूज़ किया कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया, एंटियोक, दीज आर द रोमन सिटीज। तो अगर किसी भी रोमन जो है प्लेस के लिए हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं सिटी, तो सिटी का मीनिंग क्या है? A city in the Roman sense was an urban center with its own magistrate, city council and a territory containing villages which are under its jurisdiction। ये होता है देखिए एक सिटी का मतलब, द मीनिंग ऑफ अ रोमन सिटी। एक रोमन सिटी का मीनिंग क्या है? दैट द सिटी हैज इट्स ओन मजिस्ट्रेट, सिटी काउंसिल एंड अ टेरिटरी containing villages which were under its jurisdiction। Thus one city could not be in the territory of another city, but villages almost always were। Villages could be upgraded to the status of cities and vice versa। जो विलेजेस हैं बड़े, अगर वो साइज में बढ़ते हैं तो उन्हें सिटीज़ में ट्रांसफ़र किया जा सकता था, और कई सारे सिटीज़ जो है उनको भी विलेजेस में। ये सारा किस पे डिपेंड करता था? किंग जो है उसके ऊपर, जो इंपीरियल फेवर है उसके ऊपर। डॉक्टर गैलन जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है, उनका क्या कहना है रोमन सिटीज़ के बारे में? तो बात करें हम तो द फेमाइन प्रेवलेंट फॉर मैनी सक्सेसिव ईयर्स इन मैनी प्रोविंसेस हैज़ क्लियरली डिस्प्लेड फॉर मैन एंड एनी अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन इन जनरेटिंग इलनेस। देखिए डॉक्टर गैलन जो है इनका मानना है कि जो रोमन सिटीज़ हैं, हाउ रोमन सिटीज ट्रीटेड द कंट्री साइड, जो रोमन सिटीज़ है उन्होंने जो कंट्री साइड जो ग्रामीण इलाके थे उनको कैसे ट्रीट किया। तो फेमाइन जो है ये काफ़ी प्रेवलेंट चीज़ थी, कई सालों तक जो है चलती थी, कई सालों तक जो है कोई ना कोई समस्या जो है वो आती रहती थी। ऐसी कंडीशन में जो मेल न्यूट्रिशन है वो जनरेट करता था इलनेस को। द सिटी ड्वेलर्स एज वेल इट वॉज द कस्टम टू कलेक्ट एंड स्टोर इनफ ग्रेन फॉर द होल ऑफ द नेक्स्ट ईयर इमीडिएटली आफ्टर द हार्वेस्ट, कैरिड ऑफ ऑल द वीट, बार्ले, बीन्स एंड लेंटिल्स। अब देखिए होता क्या था, जो सिटी के डोलर थे, यानी जो सिटी की बनाने वाले सिटी के जो फाउंडर थे, उनका ये काम था कि जैसे कल्टीवेशन होता था वो जो है इनफ ग्रेन जो है वो अगले साल के लिए इकट्ठा कर देते थे अपने यहाँ पे, जिससे कि जो लार्ज पॉपुलेशन है जो कि सिटीज़ के बाहर रहती थी उसके कंज्यूम के लिए जो है बहुत कम अमाउंट में फूड बचता था। तो ये था कि फेमाइन जो है उनके अंदर सिटीज़ जो है उसको प्रेफर ज़्यादा किया जाता था, क्योंकि सिटीज़ जो है वहाँ पे इनफ अमाउंट में फूड जो है ये फैसिलिटीज अवेलेबल है। पब्लिक बाथ वर अ स्ट्रिक्ट फीचर ऑफ द रोमन अर्बन लाइफ। वन Iranian ruler tried to introduce them into Iran, he encountered the wrath of the clergy there। देखिए पब्लिक बाथ यहाँ पे आप देख सकते हैं, पब्लिक बाथ जो है ये कॉमन फीचर था रोमन एम्पायर के अंदर। एक ईरानियन जो रूलर है उसने जब ये सेम प्रोसेस ईरान में इंट्रोड्यूस करने की, तो वहाँ पे जो क्लर्जी है उसको काफ़ी ज़्यादा जो है उसे गुस्से का सामना करना पड़ा। वाटर वॉज यूज ए सेकंड एलिमेंट एंड टू यूज इट फॉर पब्लिक बाथिंग may seem as a discretion to them, and other urban population also enjoy a much higher level of entertainment। For example, Canada tells us that spectacular filled no less than 176 days of the year। बेसिकली देखिए हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, रोमन एम्पायर जो है उसके अंदर हम एक अर्ली एम्पायर जो है हमारा, उसके अंदर हमने पॉलिटिकल पावर्स के बारे में पढ़ा। पॉलिटिकल पावर्स हमने देखी, 3 मेजर प्लेयर्स थे, एम्परर, सीनेट और आर्मी। उसके बाद में जो प्रोविंसेस है वहाँ से टैक्स कलेक्ट करने का काम दिया गया अपर क्लासेस को। ये अपर क्लासेस एक नए एलिट के रूप में जनरेट हुए। दिस अपर क्लासेस हैव जनरेटेड द टैक्स फॉर किंग एंड कोर्स दे हैव द बैकअप और दे हैव द सपोर्ट फ्रॉम द किंग। ये जो है आर्मी में और सीनेट में जो है और एडमिनिस्ट्रेशन में कई सारे जो लोग हैं उनको बेचना शुरू किया। उसके बाद में जो रोमन कंट्रीज़ हैं, सॉरी जो रोमन एम्पायर उसके अंदर सिटीज़ हैं उनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि सिटीज़ जो हैं इसके डेवलप हुआ करते थे, जो इसके म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है जो इसको ऑर्गेनाइज करते थे, वो लोग सिटीज़ के अंदर इनफ रेंज जो है वो
स्टोर करके रखते थे, जिससे कि फैमाइन की सिचुएशन में भी सिटीज़ के लोग जो हैं वो इजीली अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाते थे। वहीं पब्लिक बात जो है ये भी एक कॉमन चीज़ थी, सिटीज़ जो है वहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए भी जो है बहुत सारी अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई गई थी। फिर हम नेक्स्ट देखिए द थर्ड सेंचुरी क्राइसिस। थर्ड सेंचुरी क्राइसिस का मतलब क्या होता है, देखिए इफ़ द फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी वर बाय एंड लार्ज द पीरियड ऑफ पीस, यानी जो फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी है ये पीस का पीरियड था, बहुत शांति का पीरियड था रोमन एम्पायर में, जिसको पैक्स रोमाना या पैक्स ऑगस्टस भी कहते हैं। द थर्ड सेंचुरी ब्रॉट द फर्स्ट मेजर साइंस ऑफ इंटरनल स्ट्रेंथ। जो थर्ड सेंचुरी है इसके अंदर पहला जो है इंटरनल स्ट्रेंथ जो है वो हमारे को दिखाई देता है, जिसके अंदर एम्पायर जो है उसके ऊपर पहला ही अटैक जो है वो हम मान सकते हैं। फ्रॉम द 230s द एम्पायर फाउंड इटसेल्फ फाइटिंग ऑन सेवरल फ्रंट्स साइमल्टेनियसली। 230s यानी थर्ड सेंचुरी के जो 30s है उसके अंदर जो रोमन एम्पायर है वो अलग अलग फ्रंट्स पे जो है एक साथ लड़ाई में जो इंडियन था, जैसे इन ईरान a new and more aggressive dynasty emerged in 225 they called themselves the Sassanids। ईरान के अंदर जो सासनिड डायनेस्टी स्प्रेड अप होती है, ये अपनी जो टेरिटरीज है उसको एक्सपेंड करना शुरू करती है यूफ्रेट की तरफ यानी रोमन बाउंड्रीज की तरफ। इन्हें फेमस ऑफ डिस्क्रिप्टिव कट इन देयर लैंग्वेज सेफो, जो कि ईरानी रूलर था, उसने क्लेम किया कि ही हैड एनिहिलेटेड रोमन आर्मी ऑफ 60,000 एंड इवन कैप्चर द ईस्टर्न कैपिटल ऑफ इंडिया। जो सासनिड रूलर था सेफो फर्स्ट, उसने अपने डिस्क्रिप्शन में यहाँ तक लिखवाया था कि उसने 60,000 की जो रोमन आर्मी है उसको खत्म कर दिया और जो एंटीओच है ईस्टर्न कैपिटल उसको भी कैप्चर कर लिया था। मीनवाइल अ होल सीरीज ऑफ द हेलेनिक ट्राइब्स और अदर ट्राइबल confederacy, most probably the Alemanni, the Frank and the Goth began to move against the Rhine and Danube। वहीं देखिए यूरोप के अंदर, इधर एशिया के अंदर जो है तो एशिया वाले बॉर्डर्स की मैं बात करूँ तो ईस्ट के अंदर जो है ईरानियन एम्पायर जो है वो अटैक करा था। इसी वक्त वेस्ट के अंदर जो यूरोप है वहाँ पे राइन और डैन्यूब रिवर जो है इस वाले एरिया में जो जर्मनी ट्राइब्स है वो अटैक कर रहे थे थ्रू द होल लाइन ऑफ राइन एंड डैन्यूब रिवर। ये जो है रीजन थे, इस कारण से ये जो है इसको थर्ड सेंचुरी क्राइसिस को कहा जाए। थर्ड सेंचुरी का जो ये पीरियड था इसमें ईरानियंस के अटैक, जर्मनियंस के अटैक, इनकी वजह से बहुत बड़ा एरिया जो है रोमन एम्पायर को अपना खोना पड़ा, बहुत बड़ा हिस्सा जो है रोमन एम्पायर से छीन लिया था इन लोगों ने, इसलिए इसको जो है हम थर्ड सेंचुरी क्राइसिस के रूप में देखते हैं। तो ये था हमारा देखिए आज के लिए टॉपिक। जो रिमेनिंग पोर्शन है इस चैप्टर के उन्हें हम फोर्थ कमिंग क्लासेस में डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।